में जो तीन शब्द होते हैं वो ए, एन और द हैं। इन आर्टिकल में ए, एन और द, इनके यूजेस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ए और एन का प्रयोग आप पढ़ चुके हैं कि ये जो है वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कुछ फ्रेजेस में, कुछ स्पेशल मीनिंग के लिए, जैसे ए का पर के अर्थ में या सेम के अर्थ में, ये पढ़ा। अब ये एक जगह आप दिमाग में रखेंगे कि ए का प्रयोग ये मुख्य जगहों पर होता है। दूसरी तरफ जब द में चलते हैं तो द अपने आप में एक लंबा रूल लेकर बैठा हुआ है कि द कहाँ कहाँ लगता है। तो द को बहुत ढेर सारा देखने की जरूरत नहीं है। द को तीन भाग में बांट लो। इसको अभी पढ़ रहे थे तो इसमें देखा था कि ये तीन भाग में है। एक तो इसका यूज ऑफ द, और दूसरा इसको देखना है ओमिशन ऑफ द, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या द ही कह लो उसको, और तीसरा है इसका रिपीटेशन, TITI, रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल। अब ये देखिए, ये तीन पॉइंट पर यदि देखोगे, नजर डालोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा कि ये यूज ऑफ द क्या है, तो द प्रयोग कहाँ होता है, पर्टिकुलरली द के यूज यानी कहाँ कहाँ करने हैं, इसके लिए आपको बता दिया गया। मुख्य पॉइंट क्या क्या है कि सबसे पहला तो आप ध्यान देंगे कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले। फिर दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे कि द का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव क्लास के जो है नाउन के पहले, ठीक है। जो जिस वो पर्टिकुलर वो शब्द जिनसे आप पहले से परिचित हैं उसके बारे में यदि बात हो रही हो तो उसके पहले द का प्रयोग। द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब एडवर्ब की भांति होता है तो द का प्रयोग कंपलसरी है। द का प्रयोग जैसे इस ब्रह्मांड में एक हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, द अर्थ, द सन, द मून, लाइक दिस। और द का प्रयोग कहाँ, द का प्रयोग जो है प्रसिद्ध इमारतों के पहले, रेलगाड़ियों के नाम के पहले, न्यूज़पेपर्स के पहले, अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, द रामायण, द गीता, द बाइबिल, बात समझ में आ रहा है ना, या हवाई जहाज के नाम के पहले, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप इत्यादि के पहले, कुछ प्रांतों में यानी कुछ राज्यों के नाम के पहले, जैसे पंजाब के पहले द, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले द, ऐसा आया ना। अब ये क्यों पर्टिकुलर रूल बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेज यदि आपके सामने आए तो कम से कम इनको ट्रेस कर सकिए कि यहाँ द का प्रयोग जरूरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इसके अलावा और द का प्रयोग कहाँ कहाँ, अब द का स्पेशल यूज में यदि अभी जैसे बात कर रहे थे वो यानी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो किसी ये कहो प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन की भांति किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करना हो तो उसके पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है। जबकि ओमिशन में भी, इसी के साथ ओमिशन को भी देखो कि ओमिशन में ये बात आपको स्पष्ट कर दी गई कि प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, इनके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड के पहले द प्रयोग कब किया जाएगा, जब स्विट्जरलैंड या कोई भी प्रॉपर नाउन जो किसी पर्टिकुलर अर्थ के लिए या किसी पहचान के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, वो पर्टिकुलर किसी देश या किसी व्यक्ति के लिए न किया जा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और उसके पहले द का प्रयोग कर दिया जाएगा। ऐसा है ना। उसके बाद अब द का एक और इंपॉर्टेंट रूल, जैसे वो एडजेक्टिव वाला है कि एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर देने से, अब ये द का स्पेशल यूज है कि एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर देने से वो बन जाता है कॉमन नाउन। भाई जैसे द पुअर, पुअर में द पुअर, तो पुअर का मतलब होता है गरीब एक एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन द पुअर होगा तो हो गया वो गरीब लोग। ऐसे ही किसी देश के नाम के साथ द लगा देने से वो भी वहाँ के लोगों का वो बताता है। किसी जात विशेष का या वो क्या कहते हैं परिवार का
सरनेम लगा करके उसके पहले द का प्रयोग कर दो तो पूरे जो है परिवार का बोध हो जाता है। ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? द के लिए। द यूज करना है, ओमिशन करना है। अब इसमें ओमिशन भी इसी में जोड़ कर देखते रहोगे तो कॉन्सेप्ट में रहेगा। ओमिशन मतलब हटाना। हटाना कहाँ? यानी द का प्रयोग ऐसे जो है क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों के साथ द का प्रयोग वर्जित है जो ये एक्सप्रेस कर रहा हो, जैसे स्पेशली अभी उसकी बात कर दिया मैंने, प्रॉपर नाउन की और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की और मटेरियल नाउन। तो इसके पहले ऐसे शब्दों के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, ये तो आपको मना कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ इसमें अपवाद भी ऐड करके रखना है कि जब वो पर्टिकुलरली यूज होते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग करना है। जैसे मटेरियल नाउन के लिए, मटेरियल नाउन में कोई मटेरियल है, जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, वो जब मटेरियल के रूप में प्रयोग होगा तो उसके पहले द नहीं लगेगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर मटेरियल की बात हो रही है, द गोल्ड ऑफ द रिंग, द गोल्ड ऑफ ईयरिंग, द गोल्ड ऑफ एनीथिंग, यानी जो पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही हो या पर्टिकुलर, जैसे द वुड ऑफ द बेंच। वुड, वुड क्या है? ये मटेरियल है, लेकिन वुड के साथ द का प्रयोग नहीं होगा जब वो मटेरियल के रूप में है। लेकिन जब वुड ऑफ द बेंच कहेंगे तो द वुड ऑफ द बेंच कहना पड़ेगा, क्योंकि वुड क्या है, वो लकड़ी है, लेकिन बेंच का पर्टिकुलर बेंच के लकड़ी की बात हो रही है। ऐसे ही जब पर्टिकुलरली किसी शब्द के लिए बात करेंगे तो वहां द लगाएंगे, और यदि वो पूरे मटेरियल की बात कर रहा है तो उसके साथ द नहीं लगाएंगे, इसका भी ध्यान देना है। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी है, जैसे वर्च्यू, वर्च्यू क्या है? गुण। या ऑनेस्टी, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि द ऑनेस्टी ऑफ राम इज वेरी गुड, तो द ऑनेस्टी ऑफ राम, यानी अब यहां ऑनेस्टी क्या हो गई? पर्टिकुलर हो गई। ऑनेस्टी जब सबकी बात हो रही हो कि ऑनेस्टी को ही डिस्क्राइब कर रहा है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले द नहीं लगा। लेकिन जब कहा गया कि राम की ईमानदारी अच्छी है तो द ऑनेस्टी ऑफ राम, यानी अब ये पर्टिकुलर हो गई, ये राम के ईमानदारी की बात हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे मटेरियल में भी आया, तो ये जब पर्टिकुलर बनेंगे तो इनके साथ द लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। जैसे अभी एक बात है कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जहां आप जा रहे हैं, यदि वो किसी काम के लिए बनाया गया है, जैसे मंदिर, टेम्पल और स्कूल। अब टेम्पल, टेम्पल क्या है? वो पूजा स्थल है। स्कूल या कॉलेज क्या है? वो पढ़ने का प्लेस है। यदि आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए और मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ द का प्रयोग वर्जित है, ओमिशन है। लेकिन उसी में दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जब ये उस जो है रूप में प्रयोग ना हो रहे हो जिसके लिए बनाए गए हैं। जैसे भाई मंदिर का प्रयोग पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर पर हम चल दिए बैठ के अपना समय बिताने के लिए, मंदिर पर चल पड़े हम अपनी मीटिंग करने के लिए, मंदिर पर हम किसी और कार्य से गए। जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है पिताजी जा रहे हैं, वो किसी और काम से जा रहे हैं, तो उसी विद्यालय के लिए जब वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो रहा है तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। माई फादर इज गोइंग टू द स्कूल और आई एम गोइंग टू स्कूल। आप समझिए इसको, यानी मैं स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा हूं तो विदाउट द, और पिताजी स्कूल जा रहे हैं तो इसका मतलब द लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ पर्टिकुलर रूल हैं जिनको आपको विशेष ध्यान देना है। अब इनको रिपीटेशन में देखो, यानी ये यूज हो गया, कुछ महत्वपूर्ण यूजेज आपने जाना जो इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने बात की। इसके अलावा और भी कुछ हो सकते हैं, उनको देखा जाएगा उसमें एग्जाम्पल में। और दूसरा ओमिशन की भी बात किया मैंने। तीसरा ये कह रहा है रिपीटेशन, यानी इसको दोहराया कहाँ जाएगा, यानी ये पुनरावृत्ति भी होती है इसकी। तो पुनरावृत्ति कब और कैसे करनी है? तो पुनरावृत्ति हमेशा ये ध्यान देना है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नाउन, दो नाउन आए हैं और वो दोनों नाउन जो है एक ही आदमी के लिए हैं, तो हमें आर्टिकल किसी एक के साथ लगाना चाहिए। जैसे सेंटेंस में है, उसमें कोई सेंटेंस है, द कोई है प्रिंसिपल एंड मैनेजर ऑफ
दिस स्कूल इज कमिंग। ऐसा सेंटेंस बना है आपके सामने। तो देखो यहां अब ओमिशन, ये रिपीटेशन क्या है? तो ये जो आर्टिकल द है ये प्रिंसिपल के साथ लगा है, मैनेजर के साथ नहीं लगा है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों कोई एक ही आदमी है। इसीलिए देखो यहां की क्रिया भी बताएगी आपको कि सिंगुलर नंबर है, यानी अब इसमें दो रूल भी अप्लाई हो गए, एक तो आर्टिकल का और दूसरा वर्ब का। इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, अब यहां द लगा दिया, यहां भी द लगा दिया, तो अब ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये रिपीट होता है तो ये दो लोगों की ओर संकेत करने लगा, यानी अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। ऐसे वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति, यहां हम व्यक्ति का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे वस्तु भी हो सकता है कि दो अलग अलग वस्तु हो, तो हमको ये जो है रिपीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या आ सकता है? जैसे ये लिखा हो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर आर कमिंग, आप क्या सुधारेंगे? भाई वो तो दोनों बातें हो गई ना, यानी अब आप फ्री हो गए। ये सेंटेंस जो आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, इसको कहेगा करेक्ट द सेंटेंस, इस वाक्य को सही करिए। तो अब आपके पास ऑप्शन तो दो हैं कि या तो हम वर्ब को चेंज कर दें, क्योंकि यहां ये क्लियर तो कर नहीं रहा है कि दो आदमी हैं कि एक आदमी है, वो तो हम ही क्लियर करेंगे कि ये दो आदमी हैं कि एक आदमी है। यदि ये एक आदमी है तो यहां इज होगा, और ऐसा ही तब होगा जब यहां कोई नहीं होगा या कोई रिपीटेशन ये आर्टिकल का नहीं हुआ होगा। यानी इसको चाहे तो यहां इज लिख दें और चाहे तो इसको रहने दें, यहां द लिख दें। तो कुछ लोग यहां द लिखकर सही कर लेगा, कुछ यहां इज लिखकर, दोनों सेंटेंस सही होंगे ना, क्योंकि दोनों के संदेश एक ही हैं या उनका अर्थ लगभग मेल खाता हुआ निकलेगा। इसका अपने हिसाब से द नहीं लगाएंगे तो भी और द लगा देंगे तो भी उनका अर्थ और उनका सेंटेंस अपनी जगह पर सही होगा। तो ये रिपीटेशन है। और कोई रिपीटेशन का रूल जैसे पढ़ो उसमें, हाँ, द रेड एंड द व्हाइट फ्लावर। अब इसमें क्या है? अब यहां जैसे हमने द रेड एंड द व्हाइट फ्लावर लिखा है, इसका मतलब ये दो फूल हो गए। देखो ये एक व्हाइट है और एक रेड है, और इसको द को हटा दो तब द रेड एंड व्हाइट, यानी एक ही फूल है जो रेड भी है और व्हाइट भी है। तो ये रिपीटेशन का यही मतलब है। नंबर होते हैं वो तीन होते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। तो यहां जिसकी बात हो रही है वो कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यानी क्रम बताने वाला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जैसे चल रहा है तो इसको हम क्रम बताने वाले ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और ये जब भी प्रयोग होंगे तो इनके साथ द लग जाएगा, ठीक है। और कि बीमारियों, रेगुलर मील्स और एक हैं, ये तो बताया मैंने कि जो अपनी किस्म की एक है, यानी जो एक ही है ये है, तो उसके साथ द लगाया जाएगा। लेकिन जो बीमारियां हैं और जो कुछ रेगुलर मील हैं, बीमारियों में किसके पहले द लगता है? द किसके साथ लगता है? दो बीमारियां हैं, हाँ यस, जिसको हम मम्स, क्या मम्स, MUMPS, ये है मम्स, ये कंठमाला, और मीजल्स, MEASLES, मीजल्स, ये है मम्स, इसके पहले द लगेगा, और मीजल्स यानी इसके पहले द लगेगा। ये है खसरा और ये है कंठमाला। इन दो बीमारियों के पहले द लगेगा और शेष बीमारियों के पहले द नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है। और रेगुलर फूड जैसे, हाँ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले द नहीं लगेगा। ये रेगुलर मील हो गया ना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये रेगुलर मील हो गए, इनके पहले द, यस यस।
हेवन, हेल और गॉड। तो ये हेवन, हेवन यानी वैसे भी कोई उपस्थित जगह नहीं है। हेवन यानी स्वर्ग, हेल यानी नरक, और गॉड यानी ईश्वर। तो ये अपने किस्म की एक, यानी अब दूसरा कोई स्वर्ग नरक की बातें नहीं होती। एक स्वर्ग एक नरक है, वो कौन है अभी तक देखा नहीं है। गॉड ईश्वर हम जानते भाई, हम पूजते भले ही हैं अलग अलग रूपों में। तो ये अपनी किस्म की अलग और एक है, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगना है, ये ध्यान देना है। क्या? हाँ, द डेविल और द पोप। तो डेविल माने शैतान, और पोप यानी ईसाइयों के धर्मगुरु को पोप कहते हैं। तो अब वो स्पेशल टाइप के हुए तो उनके पहले लगता है, तो डेविल और पोप याद रखो, ठीक है। खेल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, हॉकी, क्रिकेट, हाँ ये सब। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यस, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के पहले जो है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के साथ जो है वो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वो, अरे ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं देखा, जैसे पैसिव वॉइस बना रहे थे, याद करो, पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसमें आता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। कभी भी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो यहाँ क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीमेंट होगा उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे दे मेड हिम, अरे मॉनिटर ही कह दें हम अब सम्राट नहीं बनाने जा रहे हैं। दे मेड हिम मॉनिटर। अब इसमें देखिए आप, ये हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मॉनिटर क्या है, ये कंप्लीमेंट है। इसी को ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी आपको लगेगा कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों सजीव नहीं हो सकते। ऑब्जेक्ट कभी भी दोनों सजीव नहीं हो सकते, लिविंग पर्सन नहीं हो सकते। जब भी दो ऑब्जेक्ट होंगे तो एक लिविंग पर्सन और एक नॉन लिविंग होता है, निर्जीव होता है। यहाँ दोनों ही सजीव हो गए, इसलिए ये क्या है, ये कंप्लीमेंट है, ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये कंप्लीमेंट, इसी का रूल है कि कंप्लीमेंट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहां अभी पहले कंप्लीमेंट समझें कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, और उस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, ये ध्यान देना है। वोकेटिव केस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। ध्यान समझो, कारक, कारक यानी केस। केस आपको बताया था, अभी इसके बारे में चर्चा होगी नाउन में, क्योंकि नाउन के साथ केस का रिलेशन अधिक जो है होता है। फिलहाल यहां हमें देखना है कि वोकेटिव केस क्या है। वोकेटिव केस के साथ हमको जो है द का प्रयोग नहीं करना है, यही ना ओमिशन में है। तो वोकेटिव केस है क्या, तो केस चार होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस। तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो आप देख रहे हैं, जिनको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं। पॉसेसिव केस यानी जिनको हम पॉसेसिव कहते हैं, यानी संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। वोकेटिव केस ये क्या है, ये स्पेशल संबोधन वाले शब्द होते हैं, यानी किसी भी नाउन को जब हम संबोधित करके बुलाते हैं तो उन्हीं को हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे हम ये कहें मोहन कॉमा कम हियर, और इसी को कह दें मोहन इज कमिंग हियर। देखिए यहां दोनों में मोहन है, लेकिन केस दोनों का अलग अलग है। कैसे कि यहां का जो मोहन है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब आया हुआ है, इसी के अनुसार ये क्रिया लगी हुई है। लेकिन यहां का जो मोहन है, इसके अनुसार ये क्रिया नहीं आई हुई है, ये लिखा पहले जरूर है, लेकिन ये क्या है, ये संबोधित किया गया कि मोहन यहां आओ, और यहां कहा गया कि मोहन इज कमिंग हियर, मोहन यहां आ रहा है। तो ये डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस है और ये वोकेटिव केस है। और वोकेटिव केस जो होता है उसका प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता, यानी इसको हम हटा दें तो ये इधर भी आ सकता है, कम हियर मोहन, लेकिन ये इसके साथ कॉमा जरूर रहता है,
क्योंकि ये वाक्य से क्या है, अलग है, ये वाक्य का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए इसको इधर भी कर सकते हैं, यानी कम हियर मोहन, या मोहन कामा कम हियर। इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते मोहन कम हियर। देखो यहां पर मोहन का प्रभाव कम पर पड़ा है, कम पर पड़ता तो ये कम हो जाता, क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर है और कम प्लूरल नंबर है, ये दोनों नहीं हो सकते। हाँ उससे मतलब, हाँ तो वही तो इंपरेटिव सेंटेंस में बनाया गया, क्योंकि इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, वहां यू छिपा हुआ है और मोहन लिखा हुआ है, जबकि वास्तविक सब्जेक्ट तो मोहन हो गया। भाई हम ये कह रहे हैं मोहन कम हियर या मोहन यहां आओ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है बताइए। साफ साफ देखने से लगेगा कि मोहन सब्जेक्ट है, लेकिन मोहन नहीं है, वहां सब्जेक्ट है कि मोहन तुम यहां आओ। वहां सब्जेक्ट कौन है, यू ही है जो साइलेंट है, इसीलिए मोहन और यू दोनों नहीं हो सकते। तो यू तो साइलेंट है, जो हाइड है उसको हम नहीं लिखते, यानी कम हियर कह दिया। लेकिन मोहन यदि आया गया तो मोहन को तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोहन क्या है, एक वोकेटिव केस का संबोधन कारक शब्द है, इसको हटा नहीं सकते। यू को तो हटा दिया क्योंकि यू अंडरस्टूड है। तो मोहन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कॉमा लगा कर लिखेंगे, यानी मोहन यदि लिख देंगे इसके साथ डायरेक्ट तो मोहन सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन मोहन सब्जेक्ट बनेगा तब ये क्रिया बदल जाएगी, इसीलिए इसको एक केस में कन्वर्ट किया गया। वो कौन सा, वोकेटिव केस। तो ऐसे वोकेटिव केस के नाउन के साथ, पहले वोकेटिव केस क्लियर हो तब तो उसके पहले जाने कि इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब वैसे भी मोहन के पहले तो वैसे भी नहीं होना है, लेकिन मान लो इसकी जगह बॉयज आ गया तो द नहीं लगेगा, बॉयज कम हियर ऐसा कहते हैं ना, तो भी वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। देखो भैया इसको, हल्कू हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड ए नाइट। हल्कू जो है इतनी ठंडी रात, सो कोल्ड ए नाइट, ये जो एडजेक्टिव है कोल्ड, इसके पहले आया सो, और जब भी एडजेक्टिव के पहले सो आया और आगे कोई नाउन आ रहा है तो वहां हम आर्टिकल लगाएंगे। ऐसा कहा ए या एन, ठीक है। अब ये स्पेशल यूज में है, यानी अब ये स्पेशल यूज का मतलब क्या हो गया कि शो जो है वो एडजेक्टिव के पहले आ गया तो उसके बाद आने वाले नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करना है। सो कोल्ड ए नाइट मतलब इतनी ठंडी रात, ठीक है। ये शो के लिए आ गया ये, यानी शो एडजेक्टिव के पहले आया, इसलिए यहां नाउन इसके साथ जो आ रहा है उसके साथ ए लगेगा। चलो सच के बाद ए अथवा एन आता है। यस, सच ए, SUCH, सच ए गुड न्यूज इट इज, नहीं कहते हैं, जैसे व्हाट ए वैसे सच ए, तो सच आया तो उसके साथ भी ए आ जाता है, ठीक है। सच ए से वर्ड देखिए इसको, NATURE, नेचर माने होता है प्रकृति और नेचर माने स्वभाव। हाँ नेचर प्रकृति और नेचर का मतलब स्वभाव भी होता है। नेचर का अर्थ प्रकृति हो और स्वभाव न हो, यानी भाई स्वभाव और प्रकृति दोनों होता है। तो जैसे आपका नेचर तो ये स्वभाव हो गया, और नेचर यानी ये प्रकृति हो गई। तो प्रकृति के अर्थ में जब आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, और स्वभाव के लिए आ जाएगा तो लगाया जाएगा। जैसे द नेचर ऑफ दिस बॉय इज नॉट गुड, इस लड़के का स्वभाव अच्छा नहीं है। और ये कह दिया गया कि नेचर इज द बेस्ट एजुकेटर। ये दोनों सेंटेंस याद कर लो तो क्लियर हो जाएगा कि नेचर के पहले कब द आए और कब द नहीं आएगा। तो नेचर इज ए या इज द बेस्ट एजुकेटर, ये मुहावरे के रूप में भी प्रयोग होता है। यानी प्रकृति हमारी सबसे अच्छी अध्यापिका है। नहीं, अध्यापिका नेचर को स्त्रीलिंग में अभी पढ़ेंगे, ये भी पॉइंट आने वाला है कि कौन स्त्रीलिंग, कौन फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर भी देखेंगे, क्योंकि वो डिसाइडेड है कि इसको मैस्कुलिन में रखना है और किसको फेमिनिन जेंडर में रखना है। तो नेचर इज द बेस्ट एजुकेटर, इसमें नेचर क्या है, प्रकृति के लिए आया है, इसलिए यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसी में आ गया किसी का स्वभाव की बात हो रही है, जैसे अभी हमने कह दिया द नेचर ऑफ दिस बॉय इज नॉट गुड,
इस लड़के का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो पर्टिकुलर हो गया। ये तो ऐसे ही समझ लो कि ये तो वही बात हो गई आज जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में था कि जब वो पर्टिकुलरली यूज हो रहा है किसी चीज के लिए तो द आ जाएगा, और यदि वो सार्वजनिक सबके लिए आ रहा है तो द नहीं लगेगा। इसको फ्रेज कहेंगे काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ। अरे भाई कहते नहीं है ये इस प्रकार का व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, या व्हाट सॉर्ट ऑफ दिस थिंग इज। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ, यानी कहने का मतलब यह है काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ किस सेंस में आ रहा है, किसी चीज के प्रकार के रूप में, कोई प्रकार व्हाट इस प्रकार का सॉर्ट ऑफ, या इस प्रकार तक काइंड ऑफ है कोई चीज। काइंड ऑफ, काइंड माने भी प्रकार और सॉर्ट माने भी प्रकार है। आप बात समझो, इसको प्रयोग होने वाला ये जो फ्रेज है वो किसी प्रकार के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसका प्रयोग करते समय सावधानी ये है कि इसके साथ आर्टिकल नहीं आने। कोई भी नाउन आ रहा है तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ये आपको याद रखना होगा कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ जब भी आएगा सेंटेंस में तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ ऐसा शब्द है जिसके साथ नहीं आता। अब देखो इसमें कितने शब्द आ गए, सच, नेचर की बात हो गई, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ।